हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट के रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 210 को, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो मैंने कल आपको जब ऐसे 200 का रिवीजन कराया था तो मैंने उसमें आपको कुछ एक प्रोसीजर बताया था कि हम ऑडिट में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो एक बार मैं उस प्रोसीजर को आपको दोबारा दिखाती हूँ। Here it is। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस करोगे, मतलब सब चीजें चेक करोगे, इंटीग्रिटी वगैरह। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे। एंड देन हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, एंड बाकी के सारे काम कैसे होंगे, डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सब के सब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिसाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपने ऑडिट को शुरू करते हैं एंड प्रोसीजर्स को लगा करके RAP FAP एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं एंड देन अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो अभी अपन इस स्टैंडर्ड में ऐसे 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस ऑडिट के लिए रहेगी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एंड बाकी के डिलीवरेबल्स कैसे परफॉर्म होने वाले हैं। तो चलिए अब अपने इस रिवीजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कौन सा पॉइंट आ गया है, प्री कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, प्री कंडीशंस के आगे तो मैंने लिखा हुआ है ऐसे 210 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के आगे लिखा हुआ है मैंने ऐसे 200। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि ऐसे 200 में तो हम इन सेम पॉइंट्स को किस नाम से बोलेंगे, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम इसे वही सेम ऐसे 210 में चले जाएंगे तो हम बोलेंगे इसे प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस क्या, कि हमें किसी भी क्लाइंट को परफॉर्म, मतलब किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने से पहले कौन सी ऐसी प्री कंडीशंस है जो पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए, पहले मैनेजमेंट को बता देनी चाहिए कि हमारी ये प्री कंडीशंस रहेंगी, अगर आप इन्हें फुलफिल करते हो तो ही हम आपका काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्री कंडीशंस ऐसी जो मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। दूसरा अपन कैसे बोल सकते हैं इसे कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडिट। तो अगर हम ऐसे 200 के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। और अगर हम ऐसे 200 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 210 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे प्री कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द मैनेजमेंट। तो देखो दोनों का ही सेम आंसर है तो मैंने एक साथ ही लिख दिया है, ऐसे 200 में अलग से नहीं दिखाया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट है तो आपको एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड देन ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। एंड अगर अगर प्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूछा है कि व्हाट आर द प्री कंडीशंस, तो उसमें आपको ऐसे 210 का नाम लिख करके फिर अपना आंसर लिखना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड देन अकॉर्डिंगली ऐसे को अप्लाई करना। बिकॉज अंदर का मैटर तो सेम है तो वो तो ठीक है आप लिख दोगे, लेकिन आपका ऐसे नंबर बाहर सही आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा है प्री कंडीशंस का मतलब ऐसे 210 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ऐसे 200। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या अपनी प्री कंडीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले, obtain agreement of management that it acknowledges and understands its responsibilities। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसे ऑडिटर से ऑडिट करता है, उसे चेक करता है, लेकिन उसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता नहीं है, वो सिर्फ उन्हें चेक करके बताता है कि ये सही है या नहीं है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है एज पर द एप्लीकेबल FRF। FRF क्या होता है, अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया के अकॉर्डिंग क्या क्या है, AS या IND-AS। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की क्या हुई कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं एज पर द एप्लीकेबल FRF। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या आ गया, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, IC मतलब इंटरनल कंट्रोल्स। relevant to preparation and presentation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error। अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया,
कि भाई आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आपकी कंपनी में कुछ इंटरनल कंट्रोल्स भी होने चाहिए। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब सही बनेंगे, जब प्रोसीजर सारे सही होंगे। प्रोसीजर कब सही होंगे, जब आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिजाइन होने चाहिए, एंड देन वो डिजाइन होकर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होने चाहिए, एंड अगर इंप्लीमेंट हो चुके तो उनका मेंटेनेंस भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो डिजाइनिंग है, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस है इंटरनल कंट्रोल्स की, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। देखो भाई, मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है कंपनी का, लेकिन ऑडिटर तो बस एक आउटसाइडर है, तो वो कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स को ना डिजाइन कर सकता है, ना इंप्लीमेंट कर सकता है, ना मेंटेन कर सकता है। ये काम मैनेजमेंट को ही करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करे, उसे डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करे, ताकि फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो एकदम सही बने, विदाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बने, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। देखो, इंटरनल कंट्रोल जो है वो भी चेक ऑडिटर करेगा, लेकिन उन्हें बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी मैनेजमेंट की ही आएगी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस। आप ये तीनों वर्ड ऐसे बोलने के बजाय, मतलब लर्न करने के अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो, डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, डिम ऑफ आईसी। डिम क्या है, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ ऑल इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटर को क्या क्या चीजें चाहिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा का सारा डेटा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, ऑडिटर को देनी होगी। देन एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर ने बोला कि नहीं मुझे ये कुछ डेटा भी चाहिए, तो वो डेटा भी, मतलब एडिशनल डेटा भी मैनेजमेंट को, ऑडिटर को प्रोवाइड कराना होगा। एंड द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी, मतलब कि ऑडिटर ऐसा नहीं है कि सब अपने कमरे में बैठ करके सब अपने ना बुक्स में, रिकॉर्ड में दिमाग लगा रहे हैं। नो, वो पूरी एंटिटी में किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी इंसान को अप्रोच कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय से जाकर के बात कर सकता है। यानी ऑडिटर को पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना होगा मैनेजमेंट को, ऑडिटर को। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, अपनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। सबसे पहले तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एंड देन उसे 3 चीजें प्रोवाइड करानी होगी। 3 चीजें क्या प्रोवाइड करानी होगी, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो इस तरह से अपने करके होगी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड 3 अंदर सब बाइफिकेशन था। तो अपनी ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिन्हें मैनेजमेंट को फुलफिल करना होता है। बेसिकली 3 कंडीशन है कि जब मैनेजमेंट इन पे अग्री करता है कि हाँ ठीक है हम आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, तभी ऑडिटर अपने काम में आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Agreed terms shall be recorded in an audit engagement letter or other form of written agreement। मतलब जैसे अपन नॉर्मल अग्रीमेंट करते हैं तो वो भी एक रिटर्न में होता है, तो वैसे ही अपन को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी एक एंगेजमेंट लेटर में या रिटर्न अग्रीमेंट में लिख करके साइन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिमिटेशन ऑन स्कोप। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये तो एकदम पॉपुलर अपना निमोनिक है, अपन इंटरेस्ट भी यही पढ़ते हैं, टीसीडब्ल्यूजी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे मैनेजमेंट है, यानी जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, और जो हमारे टीसीडब्ल्यूजी यानी जो मालिक लोग हैं कंपनी के, अगर वो ऑडिटर के वर्क स्कोप पे कोई भी लिमिटेशन इम्पोज करते हैं, तो इस केस में ऑडिटर को क्या देखना होगा कि अगर ये जो लिमिटेशन मेरे ऊपर लगाई गई है, क्या इस वजह से मेरी ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। मतलब ये जो लिमिटेशन लगाया है उसकी वजह से मैं सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ले पाऊंगा। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ले पाऊंगा तो पॉसिबल एरर क्या मेरा मटीरियली मिसस्टेटेड भी होगा प्लस परवेजिव भी होगा। इफ हाँ वो परवेजिव होगा तो मेरी ओपिनियन कौन सी बनेगी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ऐसे केस में वो क्या ट्राई करेगा कि ऐसे एंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँ कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब कि आज तक मैंने कोई ऐसा प्रैक्टिकल केस देखा नहीं है कि ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं करी है तो भी लॉज एंड रेगुलेशंस की वजह से उसे एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो अपन पढ़ लेंगे कि अगर कोई भी ऐसी पॉइंट आता है कि उसे लगता है कि मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा इस एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड अगर उसे लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से एक्सेप्ट करनी पड़ती है तो फिर वो कौन सी ओपिनियन देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। बस इतनी सिंपल सी बात लिखी है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं।
अभी तक तो देखो अपन ने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट अपना कर रहे हो तो उसमें आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या रहेंगे। लेकिन अगर आप हर साल किसी की ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना बैठ करके कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे, भाई वो तो हर साल मैनेजमेंट को पता है ना कि भाई हमें ही बनाने, तो हर साल तुम्हें अग्री करने की क्या जरूरत है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उसके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हर साल लिखें। लेकिन क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हमें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने पड़े, वो अपन अब पढ़ने वाले हैं। देखो ये बेसिकली अपना किसके लिए है, रेकरिंग ऑडिट्स के लिए, जिसकी ऑडिट हम हर साल करते हैं। हर साल हमारा एंगेजमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए चलता है। In case of recurring audits, auditor shall assess whether circumstances require the terms to be revised. ऐसे कोई भी circumstances, ऐसे कोई events हुए हैं क्या कि हमें अपने terms of engagement में कोई change करना पड़े, and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement. तो ये वाला कब आ सकता है कि मैं रिमाइंड कराना पड़े कि अगर हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट में एकदम बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, नए लोग आ चुके हैं, तो उन्हें हमें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक बार बताने तो पड़ेंगे कि भाई हम नए लोग हैं, तो हो सकता है कि हमें उन्हें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिमाइंड कराने पड़े। सच फैक्टर्स आर एज फॉलोज। अब अपने पास फैक्टर्स दे रखे हैं कि हमें किस केस में अपने जो टर्म्स है उन्हें रिवाइज करना पड़ सकता है या फिर मैनेजमेंट को रिमाइंड कराना पड़ सकता है। क्या क्या फैक्टर्स गिवन है यहाँ पे, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। हो सकता है ना कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या हमारा जो स्कोप है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें लग रहा है कि एंटिटी हमारे पॉइंट को गलत समझ रही है, तो हम उसे दोबारा समझा सकते हैं, उनके साथ दोबारा से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेके बैठ सकते हैं कि भाई हमारा काम ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ चेक करें, ऊपर बैठना पड़े उन्हें समझाने के लिए कि भाई हमारे टर्म्स क्या है। एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कोई हमें एक्स्ट्रा टर्म ऑफ एंगेजमेंट कोई स्पेशल टर्म है वो ऐड करवाना है तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ सकता है। सिग्निफिकेंट चेंज, अब आप देखोगे सारे पॉइंट्स अपने चेंज से रिलेटेड है, सारे चेंज वाले पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट्स है, चेंज किस में हो गया, ओनरशिप में चेंज हो गया, ओनरशिप यानी टीसीडब्ल्यूजी में चेंज हो गया। चेंज किस में हो गया, नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, भाई जो बिजनेस था एंटिटी का उसमें कुछ चेंज हो चुका है तो हमें अपने टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। भाई ऐसा हो सकता है ना कि पहले तो हम होटल का बिजनेस करते थे, अब हम सिगरेट का बिजनेस करने लगे, तो ये तो एकदम सडन चेंज हो गया, तो ये हमें फिर टर्म्स एंगेजमेंट चेंज करने पड़ेंगे। रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो ओनरशिप टीसीडब्ल्यूजी के चेंज की बात कर रहे थे, अब मैनेजमेंट के चेंज की बात कर रहे थे, सब कुछ चेंज चल रहा है। चेंज किस किस का हो गया, ओनरशिप का चेंज हो गया, मैनेजमेंट का चेंज हो गया, बिजनेस का चेंज हो गया। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, भाई जो भी इंडस्ट्री रेगुलेशंस थे किसी कंपनी पे लग रहे थे उनमें कुछ चेंज आ चुका है तो हमें फिर अपने टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। चेंज इन एफआरएफ, अगर एएस इंडेस में कुछ चेंजेस आए हैं तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी इंडेस आया था तो जो भी बड़ी कंपनीज थी उन्हें एएस से इंडेस पे शिफ्ट होना पड़ा था, तो ये चेंज इन एफआरएफ था, तो इस केस में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी ऑडिटर्स के जरूर चेंज हुए होंगे। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और भी कोई अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है तो उसमें अगर कोई चेंज है तो भी हमें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो ये देखो ये सारे अपने चेंज वाले पॉइंट थे। देखो दो पॉइंट्स अपने कौन से थे कि हमने एंटिटी ने आपके ऑब्जेक्टिव आपके स्कोप को गलत समझ लिया या फिर आपका कोई स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्स्ट्रा में आया है। बाकी सारे हमारे चेंज से रिलेटेड है, आपको मैं यहाँ थोड़ा बना के बताती हूँ। चेंज, अब चेंज किस किस में है, चेंज पहले तो लोगों में देख लेते हैं। लोगों में कैसे, टीसीडब्ल्यूजी में चेंज, मैनेजमेंट में चेंज, ठीक है। उसके बाद चेंज और किस में आया है, बिजनेस में ही चेंज आ गया, लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज आ गया, एफआरएफ में चेंज आ गया, या फिर कोई अदर में चेंज आ गया, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे तो आपको फटाफट से सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। सबसे पहले कि सब कुछ चेंज है। रेकरिंग ऑडिट में अगर हमें अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रेकरिंग ऑडिट है और हमारे टर्म्स में हमें चेंज करने, तो चेंज करने के हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो भी चेंज वाले ही है। चेंज क्या किसका, टीसीडब्ल्यूजी का चेंज, मैनेजमेंट का चेंज। फिर चेंज और किस किसका हो सकता है, बिजनेस में चेंज हो सकता है, लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज हो सकता है, एफआरएफ में चेंज हो सकता है, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज हो सकता है। तो आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत आराम से याद हो जाएंगे। देखो अपने ऑडिट में 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, राइट। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हमने मैक्सिमम 6 पॉइंट्स भी लिख दिए तो हम आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अपन इस तरह से करके 6 पॉइंट्स को आराम से लर्न कर पा रहे हैं। प्लस इसके जो एक्स्ट्रा में ये 2 पॉइंट्स है इन्हें भी आप आराम से याद रख सकते हो। एक पॉइंट क्या है, एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली या फिर आपके कोई स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। तो इस तरह से करके आप अपने सारे पॉइंट्स को बहुत इजीली याद रख सकते हो। आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब हमने जो पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना लिए थे, फिर मैनेजमेंट हमारे पास आ रहा है कि यार हमें इन टर्म्स को कुछ चेंज कराना है। तो ऑडिटर पहले क्या बोलेगा कि आप रीजन बताओ कि आप चेंज क्यों कराना चाहते हो, एंड वो रीजन सुनने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि यार रीजनेबल है तो ठीक है वो चेंज कर देगा, एंड उसे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो वो मना कर देगा। आइए पढ़ते हैं। Auditor shall not agree to a change in terms of engagement where there is no reasonable justification. इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट को कंप्लीट करने से पहले यानी ऑडिट को कंप्लीट करने से पहले, ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। देखो ऑडिट एंगेजमेंट में क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस होता है। अगर हम कोई ऐसे एंगेजमेंट के लिए उसे बोल रहे हैं कि आप अपना एंगेजमेंट शिफ्ट कर दो, यानी ऑडिट से आप कोई दूसरा एंगेजमेंट करो जिसमें आपका लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस हो, जैसे होता है रिव्यू एंगेजमेंट। अभी रिव्यू एंगेजमेंट आपको आगे आएगा, अपनी एडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, आपको उसमें डिटेल में समझ में आएगा कि ऐसा ही होता क्या है एक्चुअल में। बस अभी आप इतना सा समझ लो, अगर हम ऑडिट के अलावा कोई अदर एंगेजमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारा रीजन मतलब उसमें हमारा अश्योरेंस रीजनेबल अश्योरेंस से भी नीचे लेवल का है, तो ऑडिटर को लग रहा है कि यार अभी मैं ऑडिट कर रहा हूँ और ये मुझे बीच में बोल रहे हैं कि ऑडिट से दूसरे एंगेजमेंट पे शिफ्ट हो जाओ जिसमें लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, ऐसा क्यों है। तो वो रीजन पूछेगा कि भाई रीजन क्या है, उसे अगर लगता है कि रीजन जस्टिफाइड नहीं है तो फिर वो आगे देखेगा कि उसे क्या करना है, मना कर देगा कि मैं तो चेंज नहीं करूंगा, या फिर अगर उसे लगता है कि कुछ रीजनेबल है तो कर भी देगा। If prior to completing the engagement, auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, he shall determine whether there is reasonable justification for doing so. मतलब अपने दो पॉइंट्स आ चुके हैं, अगर टर्म्स में चेंज करवा रहे हैं या फिर वो बोले कि एंगेजमेंट ही चेंज कर दो, तो ये इतने दो पॉइंट्स हो चुके हैं। अब ऑडिटर क्या देखेगा कि रीजनेबल जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, यानी जो भी उन्होंने रीजन दिया वो जस्टिफाइड है, तो ऐसे केस में वो चेंज कर देगा, एंड जो रिवाइज टर्म्स है वो दोबारा से एक एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे। लेकिन उसे लगता है कि मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं ये रीजनेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो मना कर देगा कि मैं तो चेंज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि मैनेजमेंट ने बोला कि फिर तो आप आगे काम नहीं कर सकते हो, तो फिर ऑडिटर क्या देखेगा, तो फिर मैं इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाता हूँ अगर मैं परमिसिबल हूँ अंडर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो विड्रॉल के साथ हमेशा एक पॉइंट आता है कि क्या हम विड्रॉ करने के लिए परमिसिबल है क्या अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। प्लस इसके साथ एक पॉइंट और आएगा कि क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करने की। रिपोर्ट करने की किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, ओनर्स को, रेगुलेटर्स को। रेगुलेटर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे लिस्टेड एंटिटी के केस में सेबी। तो यहाँ पे से बेसिकली अपने पॉइंट्स क्या लिखे हुए, इफ टर्म्स आर चेंज, मतलब यहाँ पे तो क्या आ गया, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। Auditor and management shall agree on and record the new terms in engagement letter. If auditor is unable to agree, मतलब उसे reasonable justification नहीं मिला है, to change and is not permitted by management to continue the original audit engagement, he shall withdraw from the engagement where possible under applicable laws and regulations, and determine whether there is any obligation to report the circumstances to TCWG owners or regulators. मैं यहाँ पे इसका छोटा नीचे चार्ट भी आपको बना के समझाती हूँ, नहीं लिखे चलो जस्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे अब क्या लिख रहे हैं अपन, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि अगर चेंज हो रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में या फिर चेंज हो रहा है एंगेजमेंट में, यानी वो ऑडिट से अदर एंगेजमेंट में मूव कर रहे हैं, तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें, तो ऐसे केस में ऑडिटर will ask for reasons कि वो जस्टिफाइड है या नहीं है, वो चेक करेगा। उसे लगता है कि हाँ जस्टिफाइड है, तो ऐसे केस में न्यू टर्म्स विल बी रिटन
इन एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, अगर उसे लगता है कि नो, रीजनेबली जस्टिफाइड नहीं है, तो ऐसे केस में ऑडिटर will not agree or change. Next, if management prohibits to work with old terms और old audit, मतलब जो पुराने अपने ऑडिट एंगेजमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही, देन ऑडिटर क्या करेगा, या तो विड्रॉल ट्राई करेगा, इफ परमिटेड, एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट किसको, TCWG, ओनर्स एंड रेगुलेटर्स। सो ये थी पूरी समरी। ये पूरी समरी थी अपने उस लास्ट वाले पॉइंट की, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। किस तरह से अगर चेंज हो रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में या खुद एंगेजमेंट में, ऑडिटर आस्क फॉर रीजंस, जस्टिफाइड है या नहीं है, अगर है तो न्यू टर्म्स एंगेजमेंट लेटर में लिख दिए जाएंगे, अगर नहीं है तो ऑडिटर अग्री नहीं करेगा, एंड अगर मैनेजमेंट उसे पुराने टर्म्स के साथ, पुराने ऑडिट के साथ वर्क करने नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में वो देखेगा विड्रॉ करने का, अगर पॉसिबल होगा तो, एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट टू होम, TCWG, ओनर्स एंड दी रेगुलेटर्स। तो ये थी अपनी एकदम शॉर्ट समरी अबाउट द लास्ट पैरा ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, सो यही अपना ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म होता है। देखो इसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने का मतलब नहीं था, बिकॉज वो इंटरमीडिएट में ज्यादा रेलेवेंट है। फाइनल के लिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। सो यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि अगर हमने इस PDF में जितना कंटेंट दे रखा है वो इतना अच्छे से कर लिया, तो हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं आने वाली है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा स्टैंडर्ड अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से पॉइंट्स लर्न भी हो गए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको ना अलग से बैठ कर भी ना पॉइंट्स को लर्न करने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे, एंड मैंने जितना वे पॉसिबल हो सकता था उनको शॉर्ट में कराने का, उन्हें समराइज करने का कोशिश किया है, ताकि आपको अपने लर्न करने में प्रॉब्लम कम से कम आए। ठीक है, तो आप अब जब नेक्स्ट टाइम भी रिवीजन करो तो आप इस PDF से आराम से रिवाइज कर सकते हो। मैंने जितने भी मेन की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो सब मैंने रेड में हाईलाइट कर रखे, तो आपको की वर्ड भी ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम रेडीली दिख जाएंगे। सो मैं जल्दी दोबारा आप लोगों से मिलूंगी एक नए रिवीजन वीडियो के साथ। टिल देन आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, एंड जस्ट keep one thing in your mind कि this attempt will be my last attempt, and इस attempt में मैं CA जरूर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो ऐसे ही लगे रहिए अपनी मेहनत के साथ, and you will get the fruit of your hard work one day very soon. So till then, here this is CNME Gupta signing off.